हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेंस करंट अफेयर इशू में आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि आपका 2002 में पास हुआ था और सब्सिक्वेंटली इसकी क्या है, काफी बारी अमेंडमेंट्स भी हो चुकी है। तो अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है ईडी, जिसका नाम आपने न्यूज में कई बार सुना होगा, वो इस एक्ट को आपका एनफोर्स करता है, इम्प्लीमेंट करता है। तो ये लॉ क्या है, क्या कहता है, ये सब हम डिस्कस करते हैं, क्यों ये न्यूज में था। उससे पहले आपके कुछ जो वीकली शेड्यूल है वो इस तरह है। सुबह आपका 10:15 बजे सेशन होता है रिलेटेड टू 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ऐसे ही आपका ये मेंस करंट अफेयर सीरीज है, 2:15 PM पे डेली आपकी ये आती है। फिर आपका डेली करंट अफेयर्स है जो आपके 6:15 PM पे है। इसी तरह से आपका HP सेक्रेटरीट क्लर्क से रिलेटेड और CSAT से रिलेटेड वीडियोज भी आप लोग देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वाई इन न्यूज़। तो ये टॉपिक जो है आपका, ये हमने न्यूज़ से क्यों पिक किया, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था जिसके अंदर आपका ये डिफाइन था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विजय मदन लाल चौधरी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो बेसिकली ये आपका पॉलिटी का पार्ट बनता है, बट क्योंकि आपका PMLA एक्ट जो है वो आपका GS3 का पार्ट है, इसलिए हम यहाँ डिस्कस करें। न्यूज़ में ये इसलिए था क्योंकि इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो प्रोविजंस आपके हैं इस एक्ट के वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हैं। ठीक है जी, तो इसीलिए ये न्यूज में था। सेकंड आपका कहा है कि जो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट है, जिसको हम ED भी कहते हैं, उसके पास सारे राइट्स है, स्पेशल यूनिक लेजिस्लेशन के अंदर सारी पावर्स है कि वो इंक्वायरीज होल्ड कर सकता है, लोगों को अरेस्ट कर सकता है और प्रॉपर्टीज अटैच कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्ट आपका बना है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। तो व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग, ये टर्म क्या है, किसे हम मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर कंसिडर करते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। अब मनी लॉन्ड्रिंग में क्या है, जो आपकी इलीगली अर्नड मनी है, जिसे हम ब्लैक मनी भी कहते हैं, उसको आपका लीगल मनी में जो है कन्वर्ट करना इनटू लेजिटिमेट मनी। तो इसमें कन्वर्ट करना, इसे कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। अभी कैसे किया जाता है, अब आपकी गवर्नमेंट है, इसमें से गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स नहीं मिलता, क्योंकि मनी जो है वो किसी भी अकाउंट में नहीं आपको गिवन होती। इसलिए मनी इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग जो है आपका एक तरीका है ताकि वो इलीगली अर्नड मनी, जो ब्लैक मनी है, उसे हाइड कर सके और उसे यूज कर सके बाद में लीगल मनी की तरह। तो यहाँ पे इंडिया में जो मनी लॉन्ड्रिंग का कॉन्सेप्ट है उसको कहा जाता है हवाला ट्रांजैक्शंस। अब मनी लॉन्ड्रिंग जो टर्म है ये आपका US में जो माफिया है वहां से जनरेट हुई है, वहां से ये टर्म आई है। और इंडिया स्पेसिफिक टर्म अगर हम देखें तो न्यूज में काफी बारी हमें देखने को मिलती है, जब हम टेररिज्म से रिलेटेड न्यूज कोई देखते हैं कि हवाला ट्रांजैक्शन जो है इन्हें फंड कर रहा है, फंडिंग कर रहा है। तो ये है आपका मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन। नेक्स्ट है आपका वर्किंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अब यहाँ पे 3 स्टेजेस आपकी लगती है। जो ये ब्लैक मनी है या फिर इलेजिटिमेट मनी है, इसको आपकी व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए या लेजिटिमेट मनी में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि लोग फिर यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या किया जाता है, आपका जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें आपका इस मनी को एंटर किया जाता है, और ये फर्स्ट स्टेज आपकी है, इसे कहते हैं आपके प्लेसमेंट। सेकेंड स्टेज में क्या है आपका, ये मनी मान लो आपके 100 रुपीज है। अब ये 100 रुपीज आप एक ही जगह डिपॉजिट नहीं करेंगे, इसको आप डिफरेंट जगह इन्वेस्ट करेंगे, या डिफरेंट बैंक अकाउंट्स में रखेंगे, या फिर आप डिफरेंट लोगों के बैंक अकाउंट्स में रखेंगे। तो ये आपका हो जाता है लेयरिंग। फिर आता है आप इंटीग्रेशन। जब आपकी लेयरिंग होती है तो आपका ओरिजिनल सोर्स जो होता है इस ब्लैक और इलीगल मनी का, वो ही आपको पता नहीं चलता कि कहाँ है, वो इस तरह से आपकी स्कैटर कर दी जाती है लेयरिंग वाले प्रोसेस में। तो इस तरीके से ये जो ब्लैक मनी थी, आपकी इलीगल मनी थी, ये आपकी कन्वर्ट हो जाती है लेजिटिमेट मनी में, और इस प्रोसेस को कहते हैं इंटीग्रेशन, जिसमें ये इंटीग्रेट हो जाती है बाकी आपके इंटायर मनी सिस्टम में, फाइनेंशियल सिस्टम में। तो ये आपकी 3 स्टेजेस थी। फर्स्ट स्टेज इज प्लेसमेंट, सेकेंड स्टेज इज लेयरिंग एंड योर थर्ड स्टेज इज इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में। अब ये एक्ट है, ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया था 2002 में टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। अब इसको अमेंड कर दिया गया है 2005 में, 2009 में और 2012 में, 3 बारी। अब इसे इनैक्ट किया था हमने, काफी जो ग्लोबल कमिटमेंट्स है जैसे कि वियना कन्वेंशन,
तो वियना कन्वेंशन आपका इज रिलेटेड टू योर मनी लॉन्ड्रिंग। तो होता है जब इंटरनेशनली कोई आपका लॉ बन जाता है तो उसे आपका नेशनल गवर्नमेंट भी इंप्लीमेंट करती है। वैसे ही आपका वियना कन्वेंशन से इंस्पायर होकर इंडिया ने ये लॉ बनाया था 2002 में। तो हमारे 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे इस लॉ को बनाने के पीछे। सबसे पहला तो आपका है जो हम देखते ही आ रहे हैं, प्रिवेंट एंड कंट्रोल मनी लॉन्ड्रिंग। दूसरा, अब ये जो मनी लॉन्ड्रिंग से जो एसेट आपके सीज किए गए हैं उनको फॉर द टाइम भी कन्फिस्टिकेट करना और सीज करके अपने पास रखना। थर्ड है, कोई भी ऐसा इशू जो कि आपका कनेक्टेड है मनी लॉन्ड्रिंग से, वो भी आपका इस एक्ट के अंदर आता है। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स है। अब हमारी जो अमेंडमेंट हुई थी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर वो है सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। उसमें कहा गया है कि जो पोजेशन ऑफ क्राइम है वो भी एक ऑफेंस है। तो अब इसका एग्जांपल क्या है, जैसे एक्स है, एक पर्सन है, उसके पास ब्लैक या फिर इलीगल मनी है, वो अपनी मनी जो है वाई के अकाउंट में रख रहा है जो इनोसेंट है, जिसे कुछ नहीं पता। लेकिन अब आपका वाई जो है उसे भी पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि अब अवेयर रहना ये सोर्स की उसकी वो मनी कहाँ से आ रही है ये भी जानना वाई का हक है। इसलिए अगर उसने नहीं किया तो उसे भी पनिशमेंट मिलने वाली है। तो पहले सिर्फ एक्स को मिलती थी, अब वाई को भी मिलेगी इसकी ब्लैक मनी अगर इसके अकाउंट में है और वाई इनोसेंट है। ठीक है, ये अमेंडमेंट ने कहा है। सेकंड है आपका, पहले 30 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट हुआ करता था मनी लॉन्ड्रिंग केसेस को इनिशिएट करने के लिए, लेकिन अब वो लिमिट भी आपकी हटा दी गई है। अब अगर 10,000 रुपए का भी आपके ऊपर केस है, वायलेशन है, अब आपकी एक लिस्ट है जिसमें 30 आइटम्स हैं आपकी। अगर वो 30 आइटम्स के अंदर आपने कोई एक्ट कमिट किया है तो आपका मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है वो आपके ऊपर लागू हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट एटलीस्ट 3 इयर्स के लिए और ज्यादा से ज्यादा आपकी 7 इयर्स तक। तो ये आपकी पनिशमेंट है। और अब आपकी जो है फाइन है उसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। पहले अपर लिमिट आपकी हुआ करती थी कि 5 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है। तो ये हमारी अमेंडमेंट्स है जो आपका इस एक्ट में हुई है कब, 2012 में, जो कि आपकी लास्ट अमेंडमेंट हमने देखी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा, अब हमने स्टार्टिंग से देखा है कि जो आपका एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो आपका इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करता है। तो यहाँ पे वही दिया गया है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी जिसको कहते हैं हम, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो इन्फोर्स करेगा इस एक्ट के जो भी आपकी प्रोविजंस हैं। कैसे, बाय कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशंस। अब इस इन्वेस्टिगेशन से जो भी एसेट मिलेंगे, मान लो किसी ने ब्लैक मनी से कोई गाड़ी खरीदी है या किसी ने ब्लैक मनी से कोई घर बनाया है, तो वो क्या है, कन्फिस्टिकेट हो जाएगा आपका और प्रोविजनली प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी। और फिर आपका जो है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, स्पेशल कोर्ट है, वो ये प्रॉपर्टी को अपने अंदर रख लेगा। तो ये सारा काम कौन कर रहा है, आपका ईडी, जिसको हम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कहते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका फेमा। तो फेमा एक्ट 1999 आपने देखा होगा। इससे पहले आपका क्या था, फेरा एक्ट। तो ये आपका बेसिकली जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी मैनेजमेंट के लिए किया जा रहा है। पहले ये बहुत ही स्ट्रिंजेंट हुआ करता था जब ये फेरा होता था, लेकिन पोस्ट आपका एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइज हुई इकोनॉमी, और इसीलिए आपका ये एक्ट आया जहां पे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आपको देखने को मिला। अब इसमें ईडी के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट करेगा जो कि फेमा लॉज के अंदर आपके जो है सस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर शक है इस फेमा पर्टिकुलर लॉ के अंदर। तो यहाँ पे आपका फेमा को भी इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, ईडी। ऐसे ही आपका नेक्स्ट लॉ है जो है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018। तो ये 2018 में आपका आया है। तो आपने देखा इंडिया में इसके एग्जाम्पल जो है काफ़ी केसेस हमें देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल विजय माल्या अगर हम देखते हैं तो उन्हें फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर करार किया गया। तो यहाँ पे क्या है, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो ईडी है वो उसको आपका मैंडेट दिया है कि वो प्रॉपर्टीज ले ले किसकी, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स की, जिन्होंने कंट्री से एस्केप कर लिया है अरेस्ट वारंट से। ठीक है, उनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट निकला था बट उससे पहले ही उन्होंने कंट्री से एस्केप कर लिया है और उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ईडी ने कन्फिस्केट कर दी। तो ये हमारा है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट। तो इसके एग्जांपल्स भी आपने देख लिए हैं। फिर नेक्स्ट है स्पॉन्सरिंग एजेंसी अंडर कॉफे पोसा। तो अब ये एक्ट आपका क्या है,
कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974। तो काफी पुराना एक्ट है। अब इसमें ईडी का क्या रोल है? इसमें ईडी जो है आपका एक स्पॉन्सरिंग एजेंसी की तरह काम करता है और एम्पावर किया जा रहा है ईडी को कि वो स्पॉन्सर कर सकता है केसेस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन विद रिगार्ड टू कॉन्ट्रवेंशन टू फेमा। तो आपका जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन, आपको पता है क्या होता है, हमने पॉलिटी में ये रीड करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में कि डिटेन कर सकते हैं शक के बिना पे किसी भी इंसान को। तो वो यहाँ पे आपके ईडी के पास पावर है। तो ये 4 एक्ट्स आप देख रहे हैं, इसमें आपका एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो है वो रोल है। तो रिसेंटली न्यूज में जो जजमेंट आई है वो आपके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को जो पावर्स दी है अंडर दिस लॉ PMLA, उसी से रिगार्डिंग बात की गई है। तो उसके साथ साथ और कहाँ कहाँ ईडी आपका फंक्शन करता है वो हमने देख लिया है। नेक्स्ट आपका है मेन इशू क्या है अब आपका PMLA के साथ। तो यहाँ पे हमारी सबसे पहले आती है ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या है आपका कि ये लॉ जो है वो ओपेक है। ओपेक मतलब अगर आप एक्यूज्ड हैं तो आपको नहीं बताया जाएगा कि आपका क्या गलती है या आपने कहाँ किया है। तो काफी इनोसेंट लोगों को ये भी नहीं बताया जाता और अरेस्ट कर लिया जाता है ईडी के द्वारा। तो यहाँ पे ओपेसिटी का मतलब क्या है? जो आपकी एनफोर्समेंट रिपोर्ट होती है विच इज इक्विवेलेंट टू योर FIR। ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि जो एक्यूज है उसे बताया जाए या रीजन दिया जाए कि उसे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये एक शॉर्टकमिंग है। दूसरा है बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द एक्यूज्ड। अब अगर मुझे अरेस्ट कर लिया है तो मुझे अपने आप को बेल पाने के लिए मुझे खुद को इनोसेंट साबित करना है, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द एक्यूज्ड। नेक्स्ट आपका है क्राइम डेफिनेशन, जो है वो इनफाइनेटली इलास्टिक है। तो क्राइम की कोई डेफिनेशन नहीं है, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी देखा आपकी लिस्ट में 30 एक्ट्स हैं, 30 टाइप के एक्ट्स हैं। अगर आप उसमें जो है इन्वॉल्व हैं तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। तो इसीलिए कोई कॉन्क्रीट डेफिनेशन यहाँ पे नहीं है। सेकंड है लैक ऑफ सेफगार्ड। तो यहाँ पे आपका देखा जा रहा है कि जो PMLA के अंदर अरेस्ट हो रहे हैं लोग, उनको काफी ओवरलैपिंग हो रही है। जैसे आपके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेंशन्ड है जो यहाँ पे ओवरलैप कर रही है, इसीलिए कोई सेफगार्ड नहीं है रिगार्डिंग दिस। अब पुलिस हैरेसमेंट, अब ईडी जो है वो आपकी पुलिस नहीं है, बट उनके पास जो पावर्स है वो पुलिस से भी ज्यादा है, इसीलिए लोग जो है इनके हाथों हैरेस भी कभी कभी हो रहे हैं। पास्ड एज मनी बिल, तो अब इस जो एक्ट की लीगैलिटी है उसी के ऊपर क्वेश्चन है, क्योंकि ये जब पास हुआ था पार्लियामेंट में तो ये मनी बिल के फॉर्म में पास हुआ था, इसीलिए राइट मीन्स से पास हुआ भी है या नहीं भी हुआ है, इस पे भी एक क्वेश्चन मार्क है। सेकेंड है आपका लोअर कन्विक्शन एंड मिसयूज ऑफ लॉ। अब देखा जाता है कि काफी लोगों को इस पर्टिकुलर जो एक्ट है इसके अंदर अरेस्ट किया जाता है, बट आपकी कन्विक्शन जो रेट है वो एज लो एज 0.5% है। तो अब केसेस तो काफी लोगों के ऊपर हैं, बट कन्विक्शन प्रूव कितनों पे हो रहे हैं? 0.5 पे। अब इस लॉ का जो है वो मिसयूज भी किया जा सकता है किसी भी रीजन के लिए, कोई पर्सनल ग्रजेस के लिए, कोई ऐसे। तो ये सारा जो है काफी स्कोप इस लॉ के अंदर रहता है। तो ये हमारा जो है वो इश्यूज है जो कि इस पर्टिकुलर एक्ट के साथ हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये था हमारा इस एक्ट के बारे में, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में। तो न्यूज़ में काफ़ी बार हमें ये देखने को मिलता है जब भी कोई टेरर अटैक होता है तो आपका हवाला ट्रांजैक्शन का जिक्र ज़रूर होता है। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए। तो यहाँ पे ये हमारे कुछ पेड इनिशिएटिव्स है, फ्री इनिशिएटिव्स है जो आप लोग अवेल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।